आगे जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। हर्षवर्धन की आवाज कर्कश थी। हर्षवर्धन ने एकदम से नवी को पकड़ लिया। जल्दी ही नवी उसकी बाहों में थी। वो मुस्कुराते हुए नवी की तरफ देख रहा था। नवी ने तुरंत अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और उसमें हर्षवर्धन की तरफ देखने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। नवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर्षवर्धन सच में इतना जिद्दी होते हुए भी कितना खूबसूरत था। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि नवी को एक नया आउटफिट चेंज करना ही पड़ेगा। हर्षवर्धन को नहीं लगा कि नवी की बॉडी इतनी अट्रैक्टिव होगी। उसे लगभग नवी की बॉडी की मानो लत सी लग गई थी। शायद उसकी बॉडी इतनी लॉजिकल नहीं थी जितनी नवी बाहर से लॉजिकल थी। और तो और उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी। हर्षवर्धन की एक छुअन से ही उसकी बॉडी पानी की तरह पिघलने लगती थी और ये देखकर हर्षवर्धन को बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलती थी। और उसकी बॉडी सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी कमर एकदम पतली थी और उसकी स्किन एकदम सॉफ्ट। हर्षवर्धन को ऐसे लग रहा था मानो वो पहले से ही उसकी बॉडी का एडिक्ट हो गया हो। नवी ने दूसरी ड्रेस चेंज कर ली। उसने एक ऐसा आउटफिट पहना जिसमें उसकी बॉडी और भी ज्यादा ढकी हुई थी। वो हर्षवर्धन से बोली, तुमने कुछ ज्यादा ही वक्त लगा दिया। हर्षवर्धन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम जल्दी पहुंचे। अगली बार तुम जल्दी तैयार हो जाना और अपने हाथों को काबू में रखना, शायद थोड़ी मदद हो जाए। जल्दी ही वो दोनों इवेंट के वेन्यू पर पहुंच गए। वो इवेंट मंत्रिमंडल ने होस्ट किया था और उन्होंने कुछ फॉरेनर्स को भी इनवाइट किया था। हर्षवर्धन ने नवी की कमर पर अपना हाथ रख लिया। नवी छुप छुप कर हर्षवर्धन की तरफ देख रही थी। हर्षवर्धन ने एक सूट पहना था जो कि खास तौर पर प्रेसिडेंट के लिए डिजाइन किया गया था और वो उस सूट में और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। नवी बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी, लेकिन उसके पीछे जो इंसान था उसने उससे पूछ लिया, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? नवी को एकदम से खांसी आ गई। नवी खांसना नहीं चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया। वो बोला, किसी को देखने भर से ही तुम्हारी सांसें रुक रही हैं। क्या तुम इससे ज्यादा बेवकूफ हो सकती हो? नवी बोली, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई उसे ऐसा करते हुए देख लेता तो बहुत ही एम्बैरसिंग होता। नवी को बस ऐसा लग रहा था कि हर्षवर्धन की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो इतना खूबसूरत था कि लोग उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाते थे। सब लोगों ने नवी को वहां पर आते हुए देखा और उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। उनके सामने एक लेडी जल्दी से झुककर बोली, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। नवी की नजरें उस लेडी पर चली गई। वो धानी थी। वो भी नवी की तरफ मुड़ गई। जब उसने नवी को देखा तो वो एकदम से रुक गई और उसके बाद उसे भी झुककर उसने हेलो बोला। वो बोली, हेलो मैडम प्रेसिडेंट। हर्षवर्धन धानी की तरफ घूर कर देख रहा था। उसकी तरफ कुछ देर तक देखते रहने के बाद उसने बस अपना सिर हिला दिया। पीछे खड़े हुए लोगों ने ये देखा और वो लोग पहले से ही आपस में बात करने लगे थे। किसी ने कहा, क्या ये धानी नहीं है? किसी और ने कहा, मैंने सुना है कि वो मिस्टर प्रेसिडेंट के बहुत करीब हुआ करती थी। कोई और बोला, लेकिन अजीब बात तो ये है कि वो दोनों आखिरकार साथ नहीं हो पाए। किसी और ने कहा, इन तीनों को वहां पर साथ में खड़े हुए देखकर बड़ा अजीब लग रहा है। कोई और बोला, धानी को अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हो रहा होगा। नवी अब मिस्टर प्रेसिडेंट की वाइफ है और प्रेसिडेंट के साथ खड़ी है। वो अब सबके लिए एक आइडल बन गई है। किसी और ने कहा, हाँ, मैडम प्रेसिडेंट होना कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं है। इससे बड़े गर्व की बात एक औरत के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तभी किसी ने कहा, बस बहुत हो गया, उधर देखना बंद करो। हमें इस तरह के लव ट्रायंगल्स में दखल देने का कोई हक नहीं है। सब लोगों ने जलन भरी नजरों से उन तीनों की तरफ देखा। प्रेसिडेंट के बारे में कोई छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, वो तुरंत बहुत बड़ी बन जाती थी। नवी ने भी मुस्कुराकर धानी को हेलो बोला। धानी ने तिरछी नजरों से नवी की गर्दन पर एक निशान देखा। वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो निशान नजर आ रहा था। उसकी तरफ देखते हुए धानी ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि वो दोनों साथ में एक दूसरे के इतने करीब कैसे लगते होंगे। हर्षवर्धन इतना सख्त था और उस निशान की तरफ देखते हुए धानी को ऐसा लग रहा था कि साफ तौर पर वो प्यार से तो पेश नहीं आता होगा, लेकिन हर्षवर्धन जैसा इंसान आपको इस तरीके से ट्रीट करे, ये भी एक तरह की ब्लेसिंग ही थी। हर्षवर्धन धानी से बोला, तुम भी यहाँ हो? तभी धानी अचानक से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और बोली, हाँ। हर्षवर्धन बोला, जाओ कुछ खा लो। धानी मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं जाने ही वाली थी, सब लोग वहीं पर हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। धानी और हर्षवर्धन दोनों अच्छे दोस्त थे। वो लोग बड़े अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। नवी वहीं पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी और धानी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। डिनर पार्टी के दौरान धानी, हर्षवर्धन, वनराज और सागर आपस में बातें कर रहे थे। धानी बोली, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हर्षवर्धन ने कहा, धानी, हम लोगों ने तुम्हारा काम देखा, तुम सच में अवार्ड डिजर्व करती हो, वो बहुत ही शानदार था। धानी बोली, मेरे लिए तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट बहुत मायने रखता है। अरे हाँ हर्षवर्धन, ये खाओ, ये बहुत बढ़िया है। हर्षवर्धन ने अपना सिर हिला दिया। नवी साइड में खड़ी हुई थी और कुछ नहीं बोली। वो बस उन दोनों को आपस में बातें करते हुए देख रही थी। बाद में उसने बाहर जाने का मौका ढूंढ लिया और बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। हर्षवर्धन ने अपना सिर उठाकर नवी की तरफ देखा। वनराज मुस्कुराकर बोला, और हर्षवर्धन, भाभी की फिगर तो बहुत कमाल है, तुम्हें तो घर पर बड़े मजे आते होंगे। हर्षवर्धन बस यूं ही मुस्कुरा दिया। उसने अपने ग्लास में से एक वाइन की घूंट पी ली। बाहर के लोग इन लोगों के करीब नहीं आ सकते थे। वो लोग बस दूर खड़े होकर इन्हें आपस में बातें करते हुए देख सकते थे। वो लोग मन ही मन सोच रहे थे कि वो लोग सच में कमाल हैं। इस लव ट्रायंगल के बावजूद भी ये लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं। मैडम प्रेसिडेंट होना कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि नवी को भी काफी लकी माना जा रहा था। कहाँ वो एक आम सी लड़की हुआ करती थी और आज वो इन बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठी है। कितनी लड़कियां बस इस सब के लिए सिर्फ सपने देख सकती हैं। जब नवी वॉशरूम में थी तो उसने देखा धानी भी वहीं पर थी। उसने बड़े एलिगेंट तरीके से अपने हाथ धोए, साइड में से एक टॉवल लिया
और उसके बाद अपने हाथ पोंछकर उसे डस्टबिन में डाल दिया। इन टॉवल्स को बस एक ही बार यूज किया जा सकता था और ये प्रॉपरली सैनिटाइज्ड होते थे। ऐसी हाई एंड जगहों पर टॉयलेट्स भी नवी के घर की रसोई से ज्यादा साफ होते थे। नवी को पहले से ही सबकी आदत हो चुकी थी। धानी ने मुस्कुराकर नवी की तरफ देखा और बोली, मैडम आपको अभी भी इसकी आदत नहीं है ना? हर्षवर्धन सबसे बाकी अलग अलग रहता है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। नवी मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं अभी भी चीजें सीख रही हूँ, लेकिन हर रोज मैं कोशिश करती हूँ और वो भी मेरी काफी मदद करता है। ये कहकर नवी ने मुस्कुराकर धानी की तरफ देखा और वहां से बाहर चली गई। वो सबके सामने से अंदर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो पीछे के रास्ते से छुपकर सांस लेने बाहर निकल गई। जब वो दरवाजे पर ही थी और वहां से निकलने ही वाली थी, तभी उसे ऐसा लगा मानो कुछ लोग उसकी तरफ अपनी मोटरसाइकिल्स पर तेजी से आ रहे हो। नवी एकदम डर गई और उसे लगा कि वो लोग उसकी तरफ ही आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन लोगों ने जल्दी से अपनी बाइक रोकी और कूद कर नीचे उतरकर दूसरी तरफ एक आदमी को देखकर चिल्लाते हुए बोले, सागर मैं देखता हूँ इस बार तू भागकर कहाँ जाएगा। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, आइए जानते हैं। नवी हैरान रह गई। उसने मुड़कर अपने पीछे खड़े हुए उस आदमी की तरफ देखा। क्या ये सागर नहीं था जो थोड़ी देर पहले अंदर ही था? सागर ने अपने सामने उन आदमियों की तरफ देखा और चढ़कर गुस्से से बोला, तुम लोग सच में यहाँ तक आ गए? उन लोगों ने अपनी बाइक साइड में फेंक दी और बोले, सागर के बच्चे तूने इस बार हमारी लेडी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी लेडी तुझे छोड़ेगी नहीं। नवी नेचुरली पीछे छुप गई थी ताकि वो इस चक्कर में ना फंसे। कुछ लोग और भी वहीं पर खड़े थे जो उसके साथ छिपे हुए थे। वो सब लोग अभी अभी जो उन्होंने देखा वो नजारा देखकर डरे हुए थे, खास तौर पर जब उन लोगों ने उन आदमियों के हाथ में वो बड़े बड़े डंडे देखे, जबकि सागर के पास कुछ भी नहीं था। वहां पर छुपा हुआ एक इंसान बोला, ये लोग आज इस लड़की को पीट पीट कर इसका कचूमर बना देंगे। किसी और ने कहा, मुझे नहीं लगता। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? ये सागर है। उस इंसान ने कहा, ओह वो प्ले बॉय सागर। दूसरा इंसान बोला, हाँ वही। ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के मालिक की बेटी को डेट कर रहा था। 1 महीने में ही इसने उसे छोड़ दिया और किसी सेलिब्रिटी के साथ हुकअप कर लिया। ये लोग उसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लोग हैं और इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए हैं। इस तरह की हरकतें करने के लिए ये कोई पहली बार ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ा है। वो आदमी बोला, फिर तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा इंसान बोला, इन अमीर जातों के पास उड़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे हैं। बेशक ये लोग जहाँ चाहे वहाँ लड़कियों के पीछे मुंह उठाकर चल देते हैं। और तो और ये मिस्टर प्रेसिडेंट का अच्छा दोस्त भी है। वो आदमी बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट तो कितने अच्छे इंसान हैं, उनका ऐसा घटिया दोस्त कैसे बन गया? दूसरा इंसान बोला, कौन जाने, तुम देख नहीं रहे कि ये गार्ड्स कैसे ये सब इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि इस बार सागर की गलती है और दूसरी पार्टी से भी पंगे नहीं लिए जा सकते। वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो हमें इस सबसे दूर ही रहना चाहिए। ये अमीर लोगों की धांधलेबाजियों से तो दूरी ही अच्छी। उन लोगों ने आपस में बातचीत की और जल्दी से पीछे हट गए। नवी भी इस सब में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि सागर वहां पर अकेला खड़ा हुआ था। उसने अपना कोट उतार दिया और बाहर उन गुंडों से बोला, ठीक है, आज कितने लोग मुझसे लड़ने के मूड में आए हैं? वो आदमी बोला, आज हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे और आज तो हम तुम्हारी तीसरी टांग भी तोड़ देंगे ताकि तुम दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करो। सागर बोला, अगर हिम्मत है तो आगे आओ। वो लोग जल्दी से उसकी तरफ भागे। सागर उनसे लड़ने लगा। वो एक बुरा फाइटर नहीं था, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा थे और वो अकेला। नवी भी वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन सागर उन सबसे घिरा हुआ था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। अंदर जो गार्ड्स थे वो लोग भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे। नवी ने गहरी सांस ली और बोली, अरे नहीं, हद हो गई है। ये मेरे सामने ये बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहा है? मैं इसे इग्नोर करूं तो भी अच्छा नहीं लगता। नवी ने उस तरफ देखा और मन ही मन गिनती गिनी। वो लोग सागर को पीट रहे थे। सागर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो भी छुपना नहीं चाहता था। उसके लिए अब भागना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि उसे पहले से ही इतने सारे लोगों ने घेरा हुआ था। ठीक उसी वक्त साइड से उड़ती हुई चिंगारियां नजर आने लगी। गुंडों के ठीक पास से कुछ उड़ते हुए अंगारे निकले। हड़बड़ाहट में ऐसा लग रहा था मानो शहर में आग लग गई हो। सब लोग जल्दी से रुक गए और वहां से भाग गए। सागर वहीं जम गया। तभी किसी ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? भागो। क्या तुम सच में अपना कचूमर बनवाना चाहते हो? जब उसने अपना सिर उठाकर नवी को वहां पर देखा तो वो सच में भौचक्का रह गया। अगले ही पल नवी उसको पकड़कर उसे अपने साथ जल्दी से अंदर ले गई। सागर कंफ्यूज्ड होकर बस उसके पीछे पीछे चल सकता था। जब उन गुंडों को ये रियलाइज हुआ कि अभी अभी क्या हुआ था, तब तक वो दोनों पहले से ही अंदर पहुंच चुके थे। उनमें से एक बोला, अरे नहीं, वो बचकर भाग गया। दूसरे गुंडे ने कहा, वो औरत आई कहाँ से? उनमें से एक ने कहा, वो मैडम प्रेसिडेंट जैसी लग रही थी। पहला गुंडा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। उधर सागर को अभी भी जो हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे सच में एक औरत ने बचाया था, और वो भी नवी ने। नवी ने खुद को झाड़ा और अपने कपड़ों की तरफ देखा जिन पर सिलवटें पड़ गई थी। वो एक बहुत ही महंगा आउटफिट था। सीरियसली? सागर बोला, थैंक यू, लेकिन तुम वहां पर क्या कर रही थी? नवी बोली, मैं बाहर सांस लेने आई थी। हे, तुमने क्या किया मेरे कपड़े? सागर बोला, अच्छा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। अरे हाँ, अभी अभी जो तुमने आग का गोला फेंका था वो क्या था? नवी बोली, वो पेट्रोल था बेवकूफ। सागर बोला, वाओ, तुमने ऐसा खतरनाक आइडिया सोच लिया। नवी बोली, वो बस इसलिए था क्योंकि वो लोग तुम्हें पीट पीट कर मार ही देते।
सागर ने तहे दिल से नवी को थैंक यू बोला। वो बोला थैंक यू सो मच बहन। जब नवी अंदर जा रही थी तो सागर भी उसके पीछे एक वफादार कुत्ते की तरह चलने लगा। अंदर हर्षवर्धन नवी को ही ढूंढ रहा था। जब उसने उस तरफ देखा तो उसने देखा कि वो दोनों अंदर आते हुए आपस में मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। वो लोग ये देखकर भौचक्के रह गए। वनराज बोला, ओह माय गॉड, सागर कमीने। धानी की आंखें भी उस तरफ देखते हुए एकदम से रुक गई। हर्षवर्धन ने भी नवी की तरफ देखकर अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। उसके बाद वो उठकर नवी की तरफ चलने लगा। सागर बोला, हर्षवर्धन तुम्हारी वाइफ सच में बहुत बहादुर है। मैं आज तक कभी भी इतनी बहादुर औरत से नहीं मिला। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या हुआ? सागर ने वो सारी कहानी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बता दी। नवी को उससे इतनी तारीफ सुनकर शर्म आ रही थी, लेकिन सागर ने नवी की तरफ देखा और वो सच में बहुत ही हैरान था और साथ ही शॉक्ड भी। अगले दिन श्रेया और ज्योति साथ में काम पर चले गए। वहां पर पहुंचने से पहले ज्योति ने कार में बैठे हुए कहा, प्रेसिडेंट कौशल ने मुझे फोन किया था और कहा कि हम लोग सीधे मीटिंग रूम में पहुंचे। होप कि ये लोग अभी भी इस बारे में ना सोच रहे हों कि आप उस शो से पीछे हट जाओ। श्रेया दीदी, हम लोग क्या करें? श्रेया बस सामने देखते हुए बोली, वहां पर पहुंचकर हमें खुद ही पता चल जाएगा। वो दोनों कार से नीचे उतर गईं। हाल ही में ज्योति श्रेया के साथ ही काम पर आ रही थी। सब लोग उससे जल रहे थे और यही सोच रहे थे कि क्या वो श्रेया के साथ रह रही थी। ऐसा लगता था कि ये दोनों पूरा दिन साथ में ही रहती हैं। ज्योति सच में उन सबको ये बता देना चाहती थी कि हाँ, वो कबीर कपूर के घर पर रह रही है। वो हर रोज लग्जरी कार्स में बैठती है और हर तरीके की शानदार से शानदार डिशेस खा रही है। उसे सच में ऐसा लग रहा था मानो ये उसकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन हो। ज्योति के घर वाले भी उसे फोन करके पूछ रहे थे कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आई। उसने अपनी फैमिली से कह दिया कि वो अब अच्छा खासा कमा लेती है और वो वापस नहीं आना चाहती। वो अपनी माँ से बोली, मुझसे बार बार फोन करके यही सवाल मत पूछो। मैं अब एक बंगले में रह रही हूँ और मेरा काम करने के लिए मेरे पास मेट्स हैं। मैं बढ़िया से बढ़िया खाना भी खा रही हूँ और बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन रही हूँ। मैं वापस उस छोटी सी जगह में कैसे रहने आ सकती हूँ? ज्योति को सच में ऐसा लग रहा था अगर बात पहले की होती तो वो किसी भी तरह की मुसीबत आसानी से झेल लेती, लेकिन अब जब वो इतने आराम से रह रही थी तो वो फिर से खुद को उन मुश्किल दिनों में वापस जाते हुए नहीं देख सकती थी। उधर ऑफिस में अंदर जाने के बाद अंदर मौजूद लोगों ने श्रेया का स्वागत किया। वो श्रेया का ही इंतजार कर रहे थे। वो बोले, श्रेया ये देखो, हम लोगों ने कुछ और स्क्रिप्ट्स निकाली हैं। ये भी मेजर प्रोडक्शन हाउसेस से हैं। इनके डायरेक्टर्स भी बहुत बढ़िया हैं और ये शोज भी बहुत पॉपुलर होंगे। उन सब लोगों ने ये कहा कि तुम अगर चाहो तो तुम तुरंत ज्वाइन कर सकती हो। अब जब श्रेया इतनी फेमस हो गई थी तो बहुत सारे शोज उसके साथ काम करना चाहते थे। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, आइए जानते हैं। श्रेया ने कंपनी की तरफ से बात कर रहे उस इंसान की तरफ देखा और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं वो शो छोड़ दूं? उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन लोगों को अभी भी जादुई किताब के क्रू से नोटिस मिला था कि उस रोल के लिए श्रेया ज्यादा सुटेबल है। उन्होंने खुद भी आयशा और श्रेया के ऑडिशंस देखे थे। उन सबको भी यही लग रहा था कि श्रेया ही चुनी जाएगी, इसलिए ये लोग एक बार कोशिश करना चाहते थे, लेकिन आखिर में श्रेया ने उन्हें मना कर दिया। अब जब दूसरी पार्टी ने खुद सामने से फोन करके ये कहा कि उन्होंने उस रोल के लिए श्रेया को चुना है तो इन लोगों को कुछ तो सोचना ही होगा। खैर चाहे जो भी हो, अब आयशा भी यही रोल चाहती थी। कंपनी के पास कुछ और अच्छे शोज भी थे और वो जादुई किताब से कम नहीं थे। अब उन्हें बस ये देखना था कि श्रेया इसके लिए राजी होती है या नहीं। श्रेया ने उन लोगों की तरफ देखा और बोली, मुझे कोई और शो नहीं चाहिए। अब जब आप सब लोग पहले से ही यहाँ पर हैं तो क्या ये डिसाइड हो चुका है कि जादुई किताब के प्रोड्यूसर्स उस शो में मुझे कास्ट करना चाहते हैं? डायरेक्टर कौशल ने जोर से मेज पर अपने हाथ पटके और उठकर खड़ा हो गया। ये श्रेया, क्या इसे सच में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी हो गई है और उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है? श्रेया हमेशा से उनकी बात माना करती थी, तो जो भी कंपनी उसे करने को कहती थी वो वही करती थी। लेकिन उस वक्त कंपनी श्रेया के लिए सब कुछ कर रही थी और उस वक्त कोई आयशा नहीं थी। अब इस वक्त कंपनी उस पर सबसे कम ध्यान दे रही थी। कौन जानता था कि आयशा किसी टॉप के इंसान के साथ हुकअप कर लेगी। उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक को पटा लिया था और श्रेया को साइड में कर दिया था। जब श्रेया 1 महीने के लिए गायब हो गई थी उस दौरान आयशा ने पहले से ही यहाँ पर अपनी एक मजबूत नींव तैयार कर ली थी। अब जब श्रेया वापस आई थी तो ये लोग नेचुरली उसकी साइड नहीं खड़े थे। वो डायरेक्टर बोला, श्रेया तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि जब तुमने अपनी शुरुआत की थी तब तुम बस मुश्किल से अपना काम चला पाती थी। अगर हमने तुम्हें आज इतना काबिल नहीं बनाया होता तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फेमस हो गई होती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने दम पर फेमस हो पाती? हाँ, कंपनी के रिसोर्सेज बहुत जरूरी थे, लेकिन क्या श्रेया की अपनी मेहनत, उसका अपना टैलेंट जरूरी नहीं था? श्रेया बोली, मैं कंपनी के रिसोर्सेज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरा हमेशा से यही मानना है कि एक कंपनी और एक सेलिब्रिटी के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे दोनों को फायदा हो। आप लोगों ने मुझे रिसोर्सेज दिए, लेकिन मैंने भी आप लोगों की इतने पैसे कमाने में मदद की। कंपनी ने मेरे पिछले शोज के बॉक्स ऑफिस का काफी शेयर ले लिया था, मैंने तो बस उसका एक हिस्सा ही लिया था। बॉक्स ऑफिस पर 1.3 बिलियन की कमाई हुई थी और कंपनी ने 2 करोड़ अपने हिस्से में ले लिए और मुझे बस कुछ लाख रुपए मिले। बाकी सब कुछ तो कंपनी को मिला। क्या ये पैसा मैंने कंपनी के लिए नहीं कमाया था? मेरी एड्स की फीस और टीवी ड्रामास को मिलाकर मैंने न जाने कितने करोड़ रुपए हर साल कंपनी के लिए कमाए हैं। क्या ये सब मेरी काबिलियत और मेरी मेहनत की वजह से नहीं है? डायरेक्टर कौशल ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसे तो चक्कर से आ गए। उसके बाद उसने श्रेया की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे सच में पंख निकल आए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बढ़िया हो। क्या तुम इस कंपनी को चैलेंज करने की हिम्मत कर रही हो? बहुत बढ़िया।
मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी कंपनी इस इंडस्ट्री में कई सालों से है। हम लोगों ने तुम जैसे न जाने कितने सेलिब्रिटीज देखे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम हमारे बिना सब कुछ कर सकती हो तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने एक 10 साल लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अभी बस 3 साल ही हुए हैं। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगी तो हम लोग तुरंत तुम्हें जमीन के अंदर धंसा देंगे। हम लोग तुम्हें और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं देंगे। श्रेया जोर से हंसने लगी। 10 साल? उस कॉन्ट्रैक्ट को वक्त से पहले खत्म करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती। शायद उसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ सकता था जिसके चलते वो इंडस्ट्री में किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाती। ये कंपनीज अपने आर्टिस्ट के साथ बहुत जाती करती थी। वो लोग अपने करियर की शुरुआत से ही ये सब कुछ जानते थे। इंडस्ट्री के बाहर के लोग भी इस बारे में शायद जानते ही थे, लेकिन अब श्रेया उनसे नहीं डरती थी। वो पलट कर बोली, पहले अगर तुम लोगों ने मुझे एक शो एक्सेप्ट करने की इजाजत ना दी होती तो मैंने कुछ नहीं कहा होता, लेकिन अब आप साफ तौर पर आयशा की तरफ ब्लेस्ड हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बेशक मेरे पंख पूरे फैल चुके हैं और मैं खुद के लिए, अपने हक के लिए लड़ूंगी। अगर आप मीठी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं अब आपसे कोर्ट में मिलूंगी। वो डायरेक्टर बोला, ठीक है, जाओ जाकर कोशिश कर लो। अगर तुम पर केस चल रहा हो और शूटिंग शुरू होने वाली हो तब मैं देखती हूँ कि जादुई किताब का क्रू फिर भी तुम्हें अपनी फीमेल लीड बनाना चाहेगा या नहीं। कंपनी इस बारे में बहुत श्योर थी। अगर श्रेया अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ खत्म भी कर दे और अगर उन पर एक केस फाइल करना भी चाहे तो भी जादुई किताब का प्रोडक्शन क्रू एक ऐसे आर्टिस्ट को शो में लेने की हिम्मत नहीं करेगा जिसके खिलाफ एक केस चल रहा हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आ गई तो उससे उसके क्रू पर भी असर पड़ेगा और यही सबसे जरूरी चीज थी। श्रेया कठोरता से मुस्कुराकर बोली, ठीक है, देख लेंगे। श्रेया उठकर वहां से जाने ही वाली थी। डायरेक्टर कौशल ने नहीं सोचा था कि श्रेया इतनी अड़ियल होगी। उसने पूछा, श्रेया क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम हमारे खिलाफ जाना चाहती हो? हमने कहा था कि हम उसकी भरपाई कर देंगे और इससे भी अच्छा शो तुम्हें देंगे। क्या तुम सच में ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? श्रेया बोली, नहीं करना चाहती। वो डायरेक्टर बोला, श्रेया तुम, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कौन सी आंधी ले आओगी। आगे जाकर तुम्हें बहुत पछतावा होगा जब तुम औंधे मुंह जमीन पर आकर गिरोगी। श्रेया बस मुस्कुराकर वहां से बाहर चली गई। औंधे मुंह गिरेगी? एक टूटा हुआ हीरा होना एक पूरा पत्थर होने से ज्यादा बेहतर है। वो इतनी आसानी से डरने वाली नहीं थी। इसके अलावा अभी भी उसका क्रू था और ऑफिस में और भी लोग थे जो उस पर अपनी इनकम के लिए निर्भर थे। वो लोग उसकी जिम्मेदारी थे। अगर वो ऐसे ही हार मान लेती तो उसके लोगों को भी कंपनी में अपने सिर झुकाने पड़ते। अब श्रेया को कबीर की उस बात का मतलब समझ आ रहा था जब उसने कहा था कि जितनी ऊंची पोजीशन पर तुम होते हो उतना ही ज्यादा प्रेशर तुम पर बढ़ जाता है। इसलिए कबीर के लिए अपने कंधों पर पूरी कपूर इंडस्ट्रीज चलाना इतना मुश्किल था। रही बात श्रेया की, तो अब उसके कंधों पर औरों के फ्यूचर की जिम्मेदारी भी थी। बेशक वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। कंपनी के लोगों ने श्रेया को वहां से जाते हुए देखा और फिर बोले, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही टॉप हो गई हैं। अरे सच में ऐसे ही ये कंपनी छोड़कर चली गई तो? किसी और ने कहा, अब क्योंकि वो इतनी जिद्दी है तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। किसी और ने ये भी कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। श्रेया ऊंचाइयों पर थी और वो पैसों का पेड़ बन रही थी। बेशक पिछले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव आया था। वो एक पूरे महीने के लिए गायब हो गई थी और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चली गई थी। इस बात से कंपनी को काफी चिंता हो गई थी। उसी वक्त के दौरान ही कंपनी को ऐसा शक होने लगा था कि श्रेया के कुछ और प्लान्स हैं। क्या वो आयशा के कंपनी में आने से घबरा गई थी, इसलिए वो अकेले काम करने की सोच रही थी? अगर ऐसा था तो कंपनी नेचुरली इसकी इजाजत नहीं देने वाली थी। डायरेक्टर कौशल बोला, लेकिन आयशा भी अब हमारा पैसों का पेड़ है, उसका फ्यूचर भी लिमिटेड नहीं है। बेशक ये कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि वो और एक बोर्ड का डायरेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। असल बात तो अभी भी यही थी। अगर एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को सपोर्ट मिले तो वो डेफिनेटली फेमस हो ही जाएगी। असल लड़ाई बस इतनी ही ज्यादा थी कि ज्यादा फेमस कौन हो पाएगा। अब आयशा के पास उसे सपोर्ट करने के लिए कोई था। रही बात श्रेया की, तो वो बहुत ही टैलेंटेड थी, लेकिन अगर उसने चुपचाप इन लोगों की बात नहीं मानी तो ये लोग उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे ताकि कंपनी को उससे कोई लेना देना ही ना रह जाए। वो डायरेक्टर बोला, कल से श्रेया की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दो। श्रेया भी जानती थी कि इस तरीके से कंपनी को छोड़कर जाने से वो लोग बहुत ही भड़क जाएंगे और उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन ऑफिस में कुछ लोगों ने श्रेया की तरफ देखा और उसका फैसला सुना। उसकी सारी कलीग्स बोली, हम सब श्रेया के साथ हैं, हम लोग आपके साथ ही बड़े हुए हैं और हम डेफिनेटली आपको धोखा नहीं देंगे। श्रेया हमेशा उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया करती थी। आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड।